का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की। जोहार, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कानून की बात में मानसिक स्वास्थ्य पर। हम विकास के जिस युग में हैं वहाँ भांति भांति का दबाव है। एक तो हर जगह प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन है, और कंपटीशन में हर कोई आगे निकल जाना चाहता है। और आगे निकलने के लिए जो रूल्स होने चाहिए उस रूल्स की परवाह किसी को नहीं है। हर कोई अपने बच्चे को आगे निकालना चाहता है, अपने भाई बहन, अपने दोस्त मित्र को आगे निकालना चाहता है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम अगर पिछड़ जाते हैं तो गार्जियन से लेके गांव देहात तक, सगे संबंधी तक, सब लोग ये कहते हैं ये तो बेकार का आदमी है। वह भी तब जबकि अपने यहाँ जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर कोई कर्म करने के लिए ही, जो कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदासनम, फल क्या होगा वो परीक्षक के हाथ में है, यानी ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर तय करेंगे फल क्या होगा। लेकिन हम पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, सब जगह जाते हैं। इन सब चीज़ों को, जो धार्मिक मूल्य हैं, इन मूल्यों को हम याद नहीं रखते हैं कि हमारा काम कर्म करना था, फल दूसरे के हाथ में था, उसने जो फल दिया उस फल को स्वीकारें। हर किसी को मनचाहा फल नहीं मिल सकता। कई कहानियाँ हैं इस पर। इसकी वजह से मानसिक दबाव बहुत बढ़े हैं और मानसिक दबाव की वजह से मानसिक रोगियों की संख्या में भयंकर इजाफा हो रहा है। जब ब्रिटिश अपने देश में राज करते थे तो पूरे देश में एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल था जिसको कि यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल बोलते थे। ठंडे प्रदेश से आते थे वो, और यहाँ गर्म देश में उनको परेशानी होती थी। दबाव था हुक्मरान का इसकी वजह से। और अब जगह जगह, लगभग हर स्टेट में एक से एक एक्सपर्टाइज मेंटल हॉस्पिटल खुल रहे हैं। मेंटल केस के बहाने परिवार, पटीदार, सगे संबंधी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ज़मीन जायदाद कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इससे बचाव के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट आया है। ये मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। और अगर कोई मानसिक रोगी है तो उस मानसिक रोगी के कानूनी अधिकार क्या सीज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और क्या कोई मानसिक रोगी हो गया तो उसको घर से निकाल दिया जाना चाहिए, उसको पैतृक संपत्ति से अलग कर देना चाहिए, उसमें उसकी कोई प्रॉपर्टी राइट है कि नहीं है। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मनोचिकित्सक CIP के डॉक्टर संजय सिंह मुंडा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जोहार सभी दर्शकों। ये बताइए कि ये मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का मतलब क्या है, क्यों लाना पड़ा इसको? देखिए, ऐसा नहीं है, मेंटल असाइलम एक्ट था पहले। हाँ, मेंटल हेल्थ एक्ट हुआ करता था जो 1987 का था, है ना? नहीं, उसके पहले भी उसके पहले असाइलम में तो कानूनी प्रावधान थे। लेकिन समय के साथ साथ प्रावधान बदलते रहते हैं, समाज में बदलाव आ रहा है। तो इसको मैं ध्यान में रखते हुए जो कमियां थी पुराने कानून में, उसमें बदलाव की संभावनाएं लोग देख रहे थे। और 1987 के बाद 2017 में जाकर ये संभव हो पाया कि एक नया कानून हमारे देश में आ पाया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के रूप में। सो इस एक्ट की दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो कि संवैधानिक रूप से हर नागरिक को एक व्यवस्था प्रदान करना जिसमें कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अगर बीमार होता है तो उसकी पहुंच तक इलाज रहे, और ये इलाज सरकारी संस्थानों द्वारा, अस्पतालों द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाए।
या अफोर्डेबल कॉस्ट में बहुत ही सस्ता अच्छे क्वालिटी का और कन्वीनियंट आसान तरीके से प्रदान किया जाए। तो एक तो ये है कि मेंटल हेल्थ केयर का प्रोविज़न रखा गया है। एक दूसरा पक्ष है कि इलाज के दौरान मानसिक रोगियों को कई तरह का खतरा रहता है, जो आपने कुछ बातें अभी आपने बताई। तो कैसे मानसिक रोगियों के जो उनके अधिकार है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे प्रमोट भी किया जाए, प्रसार किया जाए, ताकि लोगों में एक जागरूकता भी रहे, और कैसे फुलफ़िल किया जाए कि इसका पालन भी हो। तो ये दो चरण है जो कि इस एक्ट के महत्वपूर्ण हिस्से हैं कि एक तो इलाज का रास्ता तैयार करना, उसके लिए जो भी ज़रूरी संसाधन है वैसे प्रावधान तैयार कर बहुत अच्छा तैयार किया गया है, और दूसरा अधिकारों को कैसे सुनिश्चित करें कि ऐसे रोगियों के साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो इनके साथ। तो ये सब प्रावधान रखे गए हैं इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जरूरी लगता है हमको उल्लेख करना जी। उसका अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ लाइफ विथ डिग्निटी। जी। तो लाइफ विथ डिग्निटी की जब बात करते हैं तो वह डिग्निटी आदमी के मृत्यु के बाद उसके 100 के साथ भी क्या व्यवहार हो यह भी तय है, और सुप्रीम कोर्ट कई बार इसकी व्याख्या कर चुका है। जी। एक आदमी विभिन्न कारणों से मानसिक रोगी बनता है, पारिवारिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, पूरा जो सामाजिक विकास का जो माहौल है वो सारे भी कारण बनते हैं। इसमें उसका बहुत ज़्यादा दोष नहीं होता है। और मानसिक रोगी बनते हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं, मानसिक रोगी बनते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, नशे के आदी हैं, इस वजह से भी बनते हैं। लेकिन उसके होने के भी कारण, सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं है, उसके होने की भी फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे कारण हैं। इन सब स्थितियों में जो मानसिक रोगी हो जाता है तो घर वाले आमतौर पर शर्माने लगते हैं और यह बताने से डरते हैं कि वो मानसिक रोगी हो गया है। पहले तो ओझा गुनी को दिखाएंगे जी। वहाँ तब तक केस और बिगड़ चुका होता है, तब उसके बाद में किसी कहने से अल्लाह के मेंटल हॉस्पिटल में डंप करके चले जाएंगे। हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि मानसिक रोग आम बीमारियों की तरह एक रोग है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर इस पर प्रकाश डालिए, तब उसके बाद अधिकारों की बात करते हैं। जी जी मधुकर जी, देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये शुरू से एक कहावत सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अब देखिए इस कहावत का एक अलग पहलू ये है कि ये भी दर्शाता है कि कैसे हमारे भारतीय कह लीजिए दर्शन में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस कहावत के द्वारा समाज में प्रचलित एक धारणा उजागर होती है कि हम मान के चलते हैं कि शरीर को प्राथमिकता दी जाती है, मन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है। तो इसलिए स्वस्थ शरीर है तो वहाँ स्वस्थ मन का निवास होगा ही। और इसी धारणा के चलते आप मानिए कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती है कि कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कैसे मानसिक रूप से बीमार हो पाता है। तो ये जागरूकता तो एक यहाँ पर कमी है कि कई बार व्यक्ति हट्टा कट्टा है, शरीर बलवान है और उसको अवसाद हो रखा है, तो लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ये व्यक्ति में स्वास्थ्य का कोई समस्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जो कमी है सो तो है, और ये चली आ रही है। धीरे धीरे इस पे काफ़ी काम हो रहा है, एक वो अलग बात है। तो यहाँ पर ये बात है कि एक लोगों में थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य को लेके समझ में की कमी है कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य ना सिर्फ शारीरिक बल्कि साइकोलॉजिकल वेलबींग की भी बात करता है। मनोवैज्ञानिक हम लोग जो एक बेहतरी वाली अवस्था होता है, सोशल वेलबींग की बात करता है, स्पिरिचुअल वेलबींग की बात करता है। मतलब आप आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, अपने एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर आप एक ऐसी अवस्था का अनुभव करते हैं जिसमें कि आप अपने आप को समाज के प्रति, परिवार के प्रति, खुद के प्रति सार्थक अनुभव करते हैं। आप समाज में अपना एक बेहतर योगदान प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अपने जीवन की छोटी मोटी बाधाओं को पार करने की क्षमता आपके अंदर होती है, आपको वो एहसास होता है। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य का एक परिकल्पना है, एक इसकी जो परिभाषा है, वो अपने आप में ऐसी है कि जिसको समझते हुए भी लोग कई बार अनभिज्ञ होते हैं कि हमारे अंदर मानसिक समस्याएं आ रही हैं।
लोग अपने अंदर भी नहीं समझ पाते हैं, अपने आसपास के लोगों के अंदर भी नहीं समझ आम पाते। तौर पर यह माना जाता है कि जो समाज में सामान्य व्यवहार प्रचलित है, जी उस प्रचलित व्यवहार से अलग कोई व्यवहार कर रहा है, मतलब कि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। मधुकर जी देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, मानसिक रोग यानी पागलपन। जबकि पागलपन जो आम बोलचाल में कहा जाता है, ये मानसिक रोगों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मानसिक रोगों का दायरा इससे बहुत बड़ा है। तो हमारे समाज में बस जब व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाए, सामाजिक जो आपके सोशल नॉर्म्स के खिलाफ हो जाए, तब कहा जाएगा कि हाँ भाई ये तो मानसिक रूप से पागल हो गया है, या उस तरह की बात आती है। लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, किसी को मान लीजिए एंजाइटी का नहीं, हम प्रॉब्लम वहाँ आ है, रहे वहाँ हैं, नहीं हम जाते वहाँ आ हैं रहे हैं। पहले इसको हम लोग ये कर लें कि जी। सामान्य व्यवहार जो समाज में प्रचलित है, मान्यता है, जी उससे अलग होना मतलब कि मानसिक असंतुलन है और वह मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। जी जी तो वह उसमें कहाँ नोटिस लेना चाहिए और कहाँ नोटिस लेते कॉग्निजेंस लेना चाहिए, यानी कि उसको अब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जी हाँ देखिए, और परिवार का उस समय डॉक्टर के दिखाने हॉस्पिटल जाने के बीच का जो समय है, परिवार का व्यवहार उसके साथ क्या होगा? हाँ ये जैसे मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं ना, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है, इसका पता 3 स्तरों पे चलता है। जैसे मैंने कहा, इसका आपने जो सोशल वाला एंगल जो आपने दिया है, तो सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आएंगे व्यक्ति के अंदर व्यवहार का, उसमें ज़्यादातर जो समस्याएं आएंगी वो परस्पर संवाद और संबंध को लेकर के आएंगी। बिल्कुल। ठीक है। इसके अलग जो समस्याएं जो इमोशनल स्तर पर होंगी, जो भावनात्मक स्तर पे होंगी, वो समझिए अवसाद के रूप में आएंगे, चिड़चिड़ा गुस्सापन उसके रूप में आती हैं। बौद्धिक स्तर पे जो समस्याएं आती हैं, उसमें व्यक्ति सोचने की क्षमता नहीं रख पाता है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पाता है, इस तरह की समस्याएं आती है। तो जब रोग होता है, किसी को मानसिक रोग होता है, तो उसमें किसी भी तरह की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वो प्रदर्शित कैसे होता है, वो उसके व्यवहार से प्रदर्शित होती है। और व्यवहार आदमी कहाँ करता है? व्यवहार आदमी समाज में ही करता है। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक जो नॉर्म है, जो तौर तरीका है, उससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या नोटिस जरूर लेने है, की जरूरत नोटिस लेने की ज़रूरत है। एक यह मान्यता है कि नज़र लगा दिया इसलिए उसका व्यवहार बदल गया, वो मानसिक रोगी हो गया। कुछ खिला दिया इसलिए उसका व्यवहार बदल गया, मानसिक रोगी हो गया। ठीक है ना? तो ये जो है वो कितना सही है और कितना इस पर स्टैंड लेना चाहिए या डॉक्टर से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज का एक बहुत ही कह लीजिए ऐसा हिस्सा है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह से मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होकर के उस तरह का व्यवहार करना शुरू करता है, तो समाज क्या प्रतिक्रिया दिखाता है? समाज एक अन्वेषक की भूमिका में आ जाता है कि अब वो ढूंढने में लग जाता है इसको ऐसा क्यों हुआ है। और ढूंढने में ज़्यादातर जो चीज़ें होती है, या तो वो दोषारोपण वाली चीज़ें होती है कि इसमें किसकी गलती है, क्या है, वो सब देखा जाता है। अभिभावक की गलती है, स्कूल की गलती है, वाइफ की गलती है, बच्चों की गलती है, माता जो भी है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। या आ जाती है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसके साथ गलत व्यवहार किया गया है, इसको अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली, जो आपने शुरुआत में कही कि असफलता का सामना करना पड़ा, घर में चोरी हो गई, डकैती, कुछ भी ऐसे कारण, साइको सोशल फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं, उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। लोग व्यक्ति को भूल जाते हैं, लोग जो है समस्या को देखते हैं, जबकि हमारा ध्यान व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए कि कैसे उस व्यक्ति को वापस उसके पुराने स्थिति पे लाया जाए। तो यहाँ पर जागरूकता की ज़रूरत है। और जब लोग जागरूक होते हैं तो लोग समझते हैं कि जहाँ इस तरह का संकेत, हल्का भी संकेत किसी व्यक्ति में दिखता है कि उसके जो सामान्य विचार है, उसके जो सामान्य व्यवहार है, उसके जो सामान्य भावनाएं हैं, वो अगर अचानक बदली हैं या धीरे धीरे भी बदली हैं और वो ठहर जा रही है, तो यहाँ पर एक तरह से ये संकेत हमें मिल रहा है कि इससे बात की जाए। पहला तो समय होना चाहिए कि बात किया जाए भाई उसको क्या समस्या है, और उसके अनुरूप फिर डॉक्टर को दिखाना है। 3 स्थितियाँ। एक स्थिति ये है कि हिंसक हो जाना,
जी। एक स्थिति ये है कि डिप्रेशन में चले जाना, अपने आप को किनारे कर लेना, जी। वो कर लेना। और इस तीसरी स्थिति में एक स्थिति ये है कि इस स्थिति में जाते ही जब डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाते, क्या उसके कानूनी हक खत्म हो जाते हैं? जी जी, देखिए संविधान में बहुत क्लियर है कि सभी लोगों को एक तरह से समान अधिकार प्राप्त है, और यहाँ पर कोई भी बीमारी के चलते, कोई भी विकलांगता के चलते आपका कोई अधिकार छीन नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हाँ, कुछ प्रावधान हर कानून में बने हैं। अब जैसे मानसिक रोगी है, अगर वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं उसके अंदर रह गई है, तो उसके क्या अधिकार रहते हैं? वो अपने संपत्ति का कैसे बंटवारा करे या कैसे उसका निर्धारण तो उसका करे? संपत्ति कोई छीने नहीं, कम से कम इतना हाँ, तो हो कि कोई तो छीन इन नहीं सब पाए। चीज़ों का प्रावधान है। इन सब चीज़ों का अभी जैसे करंट मेंटल हेल्थ कानून उसको प्रोटेक्ट करता है कि उसके अधिकार खत्म नहीं जी। हुए, और इस स्थिति में आप उसका कोई भी प्रॉपर्टी राइट अगर ले लेते हैं या उसे लिखा लेते हैं या छीन लेते हैं हॉस्पिटल जाने और ठीक होने की स्थिति में, तो वह मान्य नहीं होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज के युग में जैसे अभी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का एक प्रावधान में बताऊं कि हर जो थाना इंचार्ज जिस भी लोकेलिटी के होते हैं, उनका ये दायित्व निर्धारित किया गया है इस एक्ट के तहत में कि उनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगर उसके संज्ञान में आता है कि किसी भी घर में, मोहल्ले में, कहीं पर भी किसी भी मानसिक रोगी के साथ अमान्य व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ उसके घर वाले सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मारपीट की जा रही है या उसके संपत्ति को हड़पा जा रहा है, तो वो संज्ञान लेते हुए उसको अगर पता चलता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करके उसके इलाज के साथ साथ उसके जो अधिकार है उसको भी संरक्षित करने का काम किया जा सकता है। तो ये प्रावधान जैसे कानून में है, लेकिन जानकारी का अभाव है कहीं ना कहीं। इवन स्ट्रीट पर अगर घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, तब भी उस पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी है कि ये वो उसको एकदम mental क्लियर कट इस में प्रावधान डाला गया है कि उस एरिया के जो थाना इंचार्ज होते हैं तो उनको लेकर के मजिस्ट्रेट के पास जाना है, और वहाँ से जो निकटतम जो भी मेंटल हेल्थ चाहे हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ऐसे रोगियों के भर्ती करके या जिस तरह से भी इलाज की व्यवस्था, चाहे उसके परिवार भटक रहे हैं, हो सकता है उनके परिवार की पता चल जाए तो उनके परिवार तक उनको पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये सब प्रावधान है। और जहाँ इलाज की बात है, अगर वो बिल्कुल लावारिस है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उसका कैसे इलाज कराती है, इसका भी प्रावधान है। इस तरह के मानसिक रोगी अगर कोई कहता है कि इसका परिवार का लोग इसकी संपत्ति लिखा लेगा, छीन लेगा या ये करेगा, तो उसको वार्ड मिल सकता है क्या? कानून के अंदर यह प्रावधान है क्या कि कोर्ट उसके लिए कोई नियुक्त करे जो उसको प्रोटेक्ट करे? देखिए, इस कानून में एक नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव मानसिक रोगी जो है, अगर उस अवस्था में रहा है तो वो एक अपना नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है जो उसके बारे में, उसके बिहाफ में निर्णय ले सके। दे कांट, वो नहीं कर सकता है ना। कैसे कर सकता है? वो मानसिक रोगी है तो कैसे करेगा? कोर्ट करेगा ना। कोर्ट नहीं, मानसिक रोगी को ये अधिकार है, अधिकार है, लेकिन वो कैसे तय करेगा? उसके अधिकार की मान्यता कहाँ होगी? जैसे वो करेगा तो उसका तो मन ही स्थिर नहीं है ना, वो तो बीमार है। ये तय करने का काम जैसे साइकेट्रिस्ट का होता है। ऐसा नहीं है कि हर मानसिक रोगी जो है उसके अंदर पूरी तरह से निर्णय लेने की क्षमता चली गई है। ठीक है, तो अगर वैसी चली गई है तो उसके भी प्रावधान है। उसमें फिर जैसे ये जो हमारे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, इसमें अलग अलग लेवल पे है। एक सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन है जो नेशनल लेवल पे इसके प्रावधानों का किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में वो अवलोकन करते हैं। हर एक स्टेट में एक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का निर्माण होना है, इसके तहत हो भी गए हैं। और इसी के तहत एक मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड है का गठन किया जाना है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह इन सभी की नियुक्ति होनी है। पूरे जो इस बोर्ड में के सदस्य हैं उसमें जज होंगे, कुछ मानसिक रोगी भी इसके सदस्य होंगे, उनके केयर गिवर्स भी होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे। ये लोग इस बोर्ड के सदस्य होंगे और इस बोर्ड के पास ऐसे मामले लाए जाएंगे
और बोर्ड निर्धारित करेगा कि अब इनके अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए। हम एक्ट पर फिर से पहुंचे, उसके पहले एक क्योंकि और आपके सवाल ऐसे थे कि इन सवालों का जवाब एक्ट में ही नहीं थे, इसलिए मुझे एक्ट की बात लानी पड़ी। फिर एक्ट में हम पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक और चीज़, जैसे टीबी का इलाज। किसी ज़माने में टीबी होता था, लोग घर से निकाल देते थे, अलग रख देते थे व्यवस्था। एड्स होता था, घर से निकाल देते थे। कोरोना होता था, कोई छूने नहीं जाता था। कोरोना हाल का है, अभी जस्ट गुजरा है। अब कोरोना के मरीज घर में इलाज कराता है, घर में सब लोगों के साथ रहता है, एक सावधानी और एक डिस्टेंस बरत करके। उसी ढंग से मानसिक रोगी को भी साथ रख करके इलाज कराया जा सकता है क्या? जी हाँ, देखिए यहाँ यही हुआ। 1987 का एक्ट था, वो इतना इंक्लूसिव नहीं था। उसमें कहा गया था कि रोगियों को वैसे जगह में, सुरक्षित जगहों में इलाज होना चाहिए जहाँ वो सेफ रहे और समाज भी एक तरह से सेफ रहे। अब जो आया है एक्ट, इंक्लूसिव ट्रीटमेंट का आया है कि कम्युनिटी लेवल पे ही कैसे रोगियों के स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। दो चीज़ें जो हमारे देश में जो बदलाव आए हैं वो बहुत ही मुझे लगता है बताने लायक है। एक तो है 1982 में हमारे देश में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का लागू होना। ये प्रोग्राम पहले काफ़ी अच्छे गति में चला, उसके बाद थोड़ा स्लो हुआ, फिर अब तेज हो रहा है। इसमें दो विंग किए गए कि स्टेट लेवल पे जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स थे, मेंटल हॉस्पिटल, उनको और मजबूत करना। दूसरा हिस्सा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है वो कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है सभी में एक साइकेट्रिक विंग की स्थापना करना। तो ये जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में साइकेट्रिक विंग का जो स्थापना हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक उस सोच को भी बदलने पे ये किया है कि मानसिक रोगियों का इलाज एक अलग अलग जगह पे, गोपनीय जगह, वैसे जगह पे नहीं होना जहाँ सभी लोग जाते हैं, वहाँ पर इनका इलाज होना है। दूसरा और एक बात आई है कि अब NRHM के साथ में ये जुड़ गया है, फ्लेक्सी पूल में इसको जोड़ दिया गया है आपके नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को। तो अब जो है ये कम्युनिटी स्तर पर किस तरह से मानसिक रोगों को एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अवधारणा पे ही इसको लेते हुए किस तरह से कम्युनिटी स्तर पर लोगों का इलाज किया जा सके, इसके भी प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। मानसिक रोग, आप याद करिए हाल में कोरोना गुजरा है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ कोरोना गया कि नहीं गया। पहला जो फेज आया था, दूसरा फेज जो आया था, कैसे हम अछूत की तरह अपने ही परिजनों के साथ व्यवहार करते थे, उसी से मिलता जुलता रूप था। जब टीबी होता था, प्लेग होता था, उस समय लोग व्यवहार करते। एड्स जब नया नया आया था, तो कैंसर भी आया था, तो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करते थे। मानसिक रोगी आपका कोई सगा संबंधी भी हो सकता है, विभिन्न कारणों से, उसमें उसका कोई दोष नहीं होगा, और उसके चलते अगर आप उसको अलग थलग कर देंगे तो यह मान के चलिए कि उसका केस ठीक होने के बजाय बिगड़ेगा ही। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर केस है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, डॉक्टर से जरूर मिलिए, अस्पताल में दिखाइए, और वहाँ से ला करके अपने साथ रख करके एक पारिवारिक माहौल दीजिए जिसमें उसको लगे कि हमारे पास कोई संरक्षक है जो हमारी रक्षा कर रहा है। तो कानून की बात में आज तो बस इतना ही। इसी मुद्दे पर हम अपनी बात खत्म करते हैं, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।